सेकंड लेक्चर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में अपन ने रेस्पिरेशन से संबंधित ये 3 पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लिए थे, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया था। अब आज के लेक्चर में जो कि लेक्चर सेकंड होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं इन पॉइंट्स के बारे में। जितने पॉइंट्स अपन इस लेक्चर में क्लियर करेंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बाकी जो रेस्पिरेटरी वैल्यूज होती है या फिर जो लंग्स की कैपेसिटी होती है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है उन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 जो पॉइंट है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और यदि चारों में से कोई भी पॉइंट बचता है इस लेक्चर में तो वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे। इसके बाद में अपन लेक्चर थर्ड या फिर जो वीडियो थर्ड है उसके अंदर बाकी बचे 2 पॉइंट देख लेंगे। रेगुलेशन कहाँ से होता है रेस्पिरेशन का, किस तरीके से होता है, कौन से पार्ट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके की सिग्नलिंग इसके अंदर होती है। फिर इससे संबंधित जो डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन आते हैं उन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और फिर लास्ट के अंदर एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे अपन, PYQ भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि आज तक नीट और नेट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनिमल फिजियो या फिर जूलॉजी से रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सभी को डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर अपन जो भी पॉइंट क्लियर कर रहे हैं इस जूलॉजी की सीरीज़ में, या फिर बात करें कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम लगे और उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई क्वेश्चन बने तो वो हमारे लेक्चर से बाहर नहीं बन पाए। हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर ये 3rd नंबर वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। बाद में ये जो है वो एक ही क्रम में तीनों पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी वैल्यू और कैपेसिटीज़ है इनको डिस्कस कर लेते हैं। बाद में ये जो 3 पॉइंट बचेंगे इनको एक ही सीरीज़ में कंप्लीट कर लेंगे बाकी लेक्चर में, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए अपन सबसे पहले रेस्पिरेटरी वैल्यू वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी वैल्यू और कैपेसिटीज होती क्या है, तो बात करें कि रेस्पिरेटरी जो वैल्यूज होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लंग्स द्वारा या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा किस तरीके से एयर या गैसों का इनहेल किया जाता है और किस मैनर में उनको एक्सहेल किया जाता है, उसका क्या आयतन होता है, और जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, नॉर्मल ब्रीथिंग में कैपेसिटी क्या होगी, और जो अपन फोर्सफुली ब्रीथिंग करते हैं रनिंग के दौरान हैं, सिंगिंग के दौरान हैं, उनके अंदर इनकी वैल्यू और कैपेसिटी क्या होती है, जहां से क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी की एग्जाम्स में। इसलिए अपन इनको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर रेस्पिरेटरी वैल्यू और कैपेसिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा बायोलॉजी के एग्जाम में तो वो हमारे इस वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है उनको मापने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्पायरोमीटर। यहाँ से याद इसको इतना ही रखना है कि स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे अपन जो लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटीज होती हैं उनको माप सकते हैं। लेकिन इसको याद रखने के लिए इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ कि स्पायरोमीटर है वो यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। तो ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये जो बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस बॉक्स के लोअर साइड में एक ट्यूब कनेक्ट रहती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ट्यूब कनेक्ट रहती है जिसके अंदर यहाँ से माउथ से जो एयर है वो फिल किया जाता है या फिर एयर को फोर्स किया जाता है। और यहाँ पर जो ये बॉक्स हैं इनके अंदर यहाँ पर बॉल लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर बॉल होती है और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर वैल्यूज अंकित होती है, जैसे कि 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे माउथ से इस ट्यूब में अपन एयर फील करते हैं तो यहाँ से जो एयर है उसके फोर्स से जो ट्यूब है उन ट्यूब के अंदर जो ये बॉल्स हैं ये बॉल अप साइड में मूव करती है, और ये जो बॉल अप साइड में मूव करेगी तो इनका मूवमेंट किस लेवल तक होता है उससे अपन ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके द्वारा जो एयर है वो इनहेल या एक्सहेल की जा रही है उसकी वैल्यू क्या है।
तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनमें पल्मोनरी डिजीज़ पाया जाता है या फिर पल्मोनरी आर्टरी वगैरह का जो ऑपरेशन होता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या है ना, पल्मोनरी वॉल वगैरह रिप्लेस किए जाते हैं और उनके अंदर धीरे धीरे जो ये कैपेसिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है वो घट जाती है, यानी कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल नहीं होती है, जिनको ऑपरेशन के बाद में ये स्पायरोमीटर दिया जाता है और इस स्पायरोमीटर की प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पर उनकी ये जो है रेस्पायरेटरी वैल्यू है वो यहाँ पर चेक की जाती है कि कितना ऑपरेशन के बाद में जो इसकी कैपेसिटीज़ या वैल्यूज़ हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है और किस तरीके से जो इसके लंग्स हैं या फिर जो पल्मोनरी आर्टरी है उनके अंदर किस तरीके से जो वॉल है वो काम कर रहे हैं या फिर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपने हार्ट के पेशेंट्स के पास में देखा होगा। फिर अपन बात कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस तरीके से होती है और कितनी कितनी वैल्यूज़ इसकी होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो एक होती है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं ज्वारीय आयतन। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का यहाँ पर अर्थ होता है कि जो अपन नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर एयर को इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर पर ब्रीथ, है ना, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है उसकी, जैसे कि अपन नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर एकदम मान लीजिए कि अपन ना ही रनिंग कर रहे हैं ना ही कुछ बोल रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं या फिर लेट रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ना, हमारे अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। उस ब्रीदिंग के अंदर जितना वॉल्यूम अपन इनहेल करते हैं, जितना वॉल्यूम अपन एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर होता है 500 ml। ठीक है, यहाँ पर जो एयर का वैल्यू है उसको अपन ml में मापेंगे। ठीक है ना, बात करेंगे ml में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर या फिर बात करें टाइडल वॉल्यूम जो होती है उसका यहाँ पर मान होता है 500 ml। ठीक है, सेकंड बात करेंगे अपन यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर अपन ने 500 ml एयर इनहेल किया और उसके बाद में अपन अगर फोर्सफुली और एयर को इनहेल करना चाहें तो उसको कितनी एयर अपन अंदर और लंग्स के अंदर इनहेल कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर वैल्यू होती है 2500 से 3000 तक के ml की। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV और टाइडल वॉल्यूम को बोलते हैं TV। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि कितनी एयर अपन इनहेल कर सकते हैं। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर तो अपन ने 500 ml कर ली, फोर्सफुली अपन ने 3000 कर ली, तो ये हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या फिर इंस्पायरेशन कैपेसिटी एयर की जो है लंग्स के अंदर। फिर जो यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अपन यहाँ पर एक्सपायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है, और वो होती है इस टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त। यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग में अपन 500 ml जो एयर है वो इनहेल कर रहे हैं और 500 ml भी एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन फोर्सफुल एक्सहेल करना चाहें या फिर फोर्सफुली अपन एयर को जो है एक्सहेल करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उसके दौरान 1000 से 1100 जो ml एयर है उसको अपन फोर्सफुली एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको अपन फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं उसके बाद में हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का कुछ वॉल्यूम या फिर जो कुछ है मात्रा है वो बच जाती है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं अवशेषी आयतन। यानी कि अपन फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान 500 ml एक्सहेल कर दी, फिर अपन ने यहाँ पर जो फोर्सफुली एक्सहेल है उसके अंदर 1000 से 1100 ml और एयर एक्सहेल कर दी, उसके बाद में कोई कैपेसिटी नहीं है कि अपन लंग्स के अंदर से और एयर बाहर निकाल सके, तो जो एयर का अमाउंट बच जाता है इसके दौरान हमारे लंग्स में उसको बोलते हैं अपन रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1100 से 1200 ml, जिसको RV से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं अवशेषी आयतन। और ये जो वॉल्यूम होता है या फिर वैल्यू होती है एयर की, उसको अपन कभी भी कितने भी फोर्सफुली या फिर ब्रीदिंग कर लें अपन, उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये जो है रेजिडुअल वॉल्यूम वो बर्ड्स के अंदर नहीं होता है, इसलिए उनमें जो वेंटिलेशन होता है ना वो मैमल्स की अपेक्षा अच्छे तरीके से होता है, आसान तरीके का होता है, क्योंकि उनके अंदर जो लंग्स के अंदर है वो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन ने बात यहाँ पर कर ली, कुछ वैल्यूज़ की बात कर ली अपन ने, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की बात कर ली कि इस तरीके की वैल्यूज़ होती है, तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ब्रीदिंग में अपन ने 500 ml एयर इनहेल की, फोर्सफुली 2500 से 3000 की, इसको बोल देते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, बोल सकते हैं इसको आराम से।
फिर जो फोर्सफुली अपन ने एक्सहेल किया, ठीक है, उसको प्लस टाइडल वॉल्यूम को, यानी कि 500 ml, और यहाँ पर हो गया 1100 ml। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml, ठीक है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 तक, ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो अपन ने पढ़ा था 1000 से 1100। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम अपन ने बात की थी 1100 से 1200 ml। ये यहाँ पर अपन NCERT का पैरामीटर लेके चल रहे हैं। तो अगर बात करें तो कि नेट और नीट दोनों ही व्यू से यहाँ पर से जो वैल्यूज़ हैं उनमें कोई अंतर आने वाला है नहीं। 150 ml का जो कैपेसिटी के अंदर अंतर आएगा तो वो क्वेश्चन में वेरी होगा नहीं, वहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी वैल्यूज। अब बात करते हैं कैपेसिटी की, यानी कि जो इंस्पायर कैपेसिटी है वो कितनी हुई यहाँ पर। टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस फोर्सफुली 2500 से 3000 किया था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अपन तो ये हो जाएगा 3000 से 3500 ml। ये हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। ये क्या होती है हमारी कि टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml, ठीक है, प्लस अपन ने फोर्सफुली एक्सपायरेशन का कितना लिया था 1000 से 1100 ml। तो यहाँ पर 1100 ml ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1500 से 1600 ml, ठीक है ना। ये हो गई हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर बोलते हैं अपन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है ना, जैसे कि अपन ने यहाँ पर बात की कि जो अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर है उसको एक्सहेल कर रहे थे, तो उसका वॉल्यूम कितना था 1000 से 1100 ml, ठीक है, 1000 से 1100 ml। प्लस यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बच रहा था 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है हमारी यहाँ पर ये हो जाती है 2200 से 2300 ml, ठीक है। ये हो गई हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि अपन बात करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर क्या कर रहे थे अपन, 500 ml एयर इनहेल कर रहे थे और 500 ml ही एक्सहेल कर रहे थे। तो उसके बाद में फोर्सफुली एक्सपायरेशन कितना कर रहे थे अपन यहाँ पर 1000 से 1100 ml। यानी कि ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान लंग्स के अंदर ही रहता था, तो ये हो गया फंक्शनल। बाकी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा लंग्स के अंदर रहता है, तो यहाँ पर ये भी काउंट हो जाएगा। दोनों जो है वो दोनों ही फंक्शनल कैपेसिटीज़ है, फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर अपन 500 इनहेल करेंगे और 500 एक्सहेल करेंगे, तो ये तो हमारे जो एल्वियोलाई है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो अपन 500 ml लेंगे तो 500 ml अंदर इनहेल करेंगे तो उससे पहले जो 1100 ml और 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम है वो एल्वियोलाई तक पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो वैल्यूज़ है वो हो जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, यानी कि किसी भी जीव की जो है वो क्षमता होती है इंस्पायरेशन की, वो अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी की बात करें अपन यहाँ पर तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम आ गया 500 ml। फिर अपन फोर्सफुली जो इनहेल कर रहे थे वो आ गया यहाँ पर 2500 से 3000 ml, ठीक है। फिर अपन जो एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे थे, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे थे, वो भी यहाँ पर काउंट होगा, तो यहाँ पर वो आ जाता है 1000 से 1100 ml। तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी 4000 से 4600 ml, ठीक है। ये होती है हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। फिर यहाँ पर 5 नंबर की जो टर्म आती है वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर।
तो बात करते हैं अपन, यहाँ पर अपन ने देखी वोइटल कैपेसिटी 500 ml तो अपन इनहेल कर रहे थे नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर, फिर 3000 ml अपन फोर्सफुली इनहेल कर रहे थे, जबकि इसको एक्सहेल करने के बाद में 500 ml नॉर्मली एक्सहेल कर देंगे, 2500 से 3000 ml अपन जो फोर्सफुली इनहेल किए थे उसको एक्सहेल कर देंगे, प्लस यहाँ पर जो फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे थे वो, तो ये हो गया वोइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर वोइटल कैपेसिटी पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4600 ml मान लेते हैं अपन, यहाँ पर मान क्या लेते हैं, है ही, प्लस यहाँ पर रिजिडुअल वॉल्यूम कितना था हमारा 1100 से 1200, तो इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास में 5300 ml, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स की कैपेसिटी मानी जाती है हमारे अंदर, एग्जाम्स के अंदर मेनली पूछते हैं, तो यहाँ पर पैरामीटर पूछते हैं कि 5200 से 5200 से 5800 ml, ये होती है हमारी लंग्स की कैपेसिटी, ठीक है। तो इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वहाँ पर नोट्स के अंदर देख लेना आप, लिंक मिल जाएगा आपको इन पेज का, इन पीपीटी का, और अगर वहाँ से भी नहीं तो आप कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर एक और टर्म आती है यहाँ पर डेड एयर स्पेस। डेड एयर स्पेस के अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो एयर का है वो भाग आता है, जो इंस्पिरेशन या फिर एक्स दोनों को ही काट के अपन बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर एयर का वो भाग जो भाग नहीं लेता है, तो वो वाला पार्ट कौन सा होता है कि अपन बात करें तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रैक होता है उसके अंदर एयर का अमाउंट कुछ बच जाता है। जो अपन इनहेल करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रहता है, और एक्सहेल करते हैं तो वो एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पार्ट होता है एयर का वो यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसका अमाउंट होता है 150 ml के आसपास में। और ये जो है डेड एयर स्पेस है, इसको भी दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक होता है यहाँ पर एनाटोमिकल डेड एयर स्पेस, यानी कि वह भाग जो हमारे कंडक्शन जोन में ही रह जाता है, रेस्पिरेशन के अंदर या फिर गैसीय विनिमय के अंदर भाग नहीं लेता है, उसका अमाउंट होता है 150 ml, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि एनाटोमिकल जो है डेड एयर स्पेस क्या होता है और उसमें एयर का अमाउंट कितना होता है। फिर बात करते हैं अपन, दूसरी टर्म आती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल डेड एयर स्पेस का मतलब होता है कि अगर कोई डिजीज़ है, पैथोलॉजी का मतलब है विकृति विज्ञान, ठीक है, विकृति विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। तो अगर किसी प्रकार के डिजीज़ की वजह से एयर का पार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, यानी कि कई बार क्या होता है ना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं उनके डैमेज होने की वजह से या फिर एल्वियोलाई डैमेज होने की वजह से एयर का पार्ट है वो एक्सचेंज नहीं कर पाता है गैसों का, तो उस जो एयर का पार्ट होता है या फिर एयर का वॉल्यूम होता है उसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल डेड एयर स्पेस। और इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, जिस प्रकार का डिजीज़ यहाँ पर होगा उस तरीके से इसका वॉल्यूम वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यूज़ देख ली, कैपेसिटीज़ देख ली, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक पूरा होता है वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी वाला। अगर अपन इसको ग्राफ के मतलब अनुरूप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनको है ना उनसे रिलेट कर लेना पीछे वाली स्लाइड से। बाकी यहाँ पर वही लिखा है जो अपन ने पीछे वाली 2 स्लाइड में डिस्कस किया है, टोटल वही का वही है, उन्हीं को टोटल करके लिख रखा है यहाँ पर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपन मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पर मैमल्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो अपन देखेंगे। तो जो मैकेनिज्म है या फिर अपन बात करें कि ब्रीदिंग है वो यहाँ पर 3 स्तरों में होती है, 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले वाले स्टेप को बोलते हैं वेंटिलाइजेशन। वेंटिलाइजेशन का मतलब है कि अपन एयर को एल्वियोलाई तक पहुँचा रहे हैं और एल्वियोलाई से बाहरी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वेंटिलाइजेशन, इस प्रोसेस को वेंटिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि अपन इनहेल करते टाइम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का बाहरी एटमॉस्फेयर में अगर अपन देखें, ठीक है, जो एयर का कंपोजिशन है वो होता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो यहाँ पर 78% के आसपास होती है, जबकि O2 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 0.04% होती है। बाकी जो गैसेज हैं वो यहाँ पर 0.6% के अंदर टोटल गैसें आ गई, जितनी भी पोल्यूशन वाली गैसें हैं वो यहाँ पर सब आ जाती है। जबकि अपन एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन तो जितनी अपन ने इनहेल की उतनी अपन एक्सहेल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है
ठीक है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है वो हमारे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर के आधार पर हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होता है, 5 से 6% जो ऑक्सीजन है अपन ने इनहेल की, उन उसके अंदर से 5 से 6% जो एयर है वो यहाँ पर डिफ्यूज हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो यहाँ पर उसकी वॉल्यूम थी इनहेल करते टाइम 0.04%, उसका अमाउंट यहाँ पर 5% के आसपास में हो जाता है। ठीक है, ये वाले पैरामीटर बस यहाँ से याद रखने हैं वेंटिलाइजेशन में। बाकी वेंटिलाइजेशन अपन ने बाहर जो पहले वाला लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर अपन ने देख लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन से पहले वाले वीडियो का लिंक लेकर वेंटिलाइजेशन वहाँ से देख सकता है। इस वाले पार्ट के अंदर अपन इन दो को डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन और परफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर मान लीजिए अपन ने एल्वियोलाई तक जो गैसें इनहेल की हैं वो एल्वियोलाई तक पहुँच गई, तो ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन हो गई, और ये यहाँ पर जो कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी है वो है। तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर O2 है वो एल्वियोलाई से सर्कुलेटरी सिस्टम में, और सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में पहुँच जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। जो मैंने बताया था यहाँ न कुहन के पोर जो चैनल होते हैं जिनके अंदर से एयर डिफ्यूज करती है उनको बोलते हैं। तो इस तरीके से जो गैसों का एक्सचेंज होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और एल्वियोलाई के बीच में, उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देख लेंगे। प्लस यहाँ पर परफ्यूजन होता है कि गैसों का ट्रांसपोर्ट यहाँ लंग्स लेवल से टिश्यू या फिर सेल तक गैसों का जो विनिमय होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर परफ्यूजन। तो पहले देख लेते हैं अपन डिफ्यूजन। वेंटिलाइजेशन पिछले वाले लेक्चर में हो गया, अब डिफ्यूजन और परफ्यूजन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि लंग्स के अंदर, यहाँ पर लंग्स के जो नीचे हैं एब्डोमिनल कैविटी की साइड में, यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है वो रेडियल मसल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो रिब्स पाई जाती हैं पीछे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, और ये यहाँ पर आगे ऐसे ऊपर की तरफ एक पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और आगे की तरफ जो है स्टर्नम होती है हमारी वेंट्रल साइड में, उससे कनेक्ट रहती है। ये जो यहाँ पर रिब्स होती है हमारी, इनके बीच में मसल्स पाई जाती है, ठीक है। ये मसल्स जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर यहाँ पर रोल प्ले करती है, जो अपन पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल होता है, और जो डायफ्राम है वो रेडियल मसल्स का बना हुआ होता है। और ये जब रेस्टिंग स्टेज में होता है ना डायफ्राम, तो ये ऐसे डोम्ड शेप्ड होता है, यानी गुंबदाकार आकृति का होता है। और यहाँ पर जो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरीके से इधर फोर्स करेगी, इस तरीके से यहाँ पर लंग्स का आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर जो लंग्स का आयतन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होगा, और लंग्स के अंदर की साइड में नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा। और नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा तो बाहर से जो एयर है वो इनहेल कर ली जाती है, ठीक है। तो अपन ने वेंटिलाइजेशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन एक आधा पॉइंट और अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेल करना एयर का और एक्सहेल करना CO2 का, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग एंड वेंटिलाइजेशन, जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप माना जाता है। ये इनवॉल्यूंट्री होता है, यानी कि डायफ्राम की मसल्स से ही नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाती है, और जो डायफ्राम का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंट्री। जो कि यहाँ पर ब्रेन का पार्ट है हमारा पोन्स और मेडुला, यहाँ से रेगुलेट होता है। जो अपन इस लेक्चर में लेक्चर 3 होगा रेस्पिरेशन का, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेगुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर अपन फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं तो वो वॉल्यूंट्री होता है, यानी कि डीप ब्रीथिंग के लिए अपन करते हैं, इनहेल करते हैं एयर का और एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारा ऐच्छिक होता है, यानी कि उसके अंदर जो है रिब्स की मसल्स हैं, एब्डोमेन की मसल्स हैं, वो काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूंट्री। अब इनहेल के अंदर देखते हैं कि जो इनहेल होती है ना, एयर का इनहेल करते हैं अपन, इंस्पिरेशन, वो 2 सेकंड का होता है। सबसे पहले बात करें तो इनहेलेशन 2 सेकंड का होता है, और एक्सहेलेशन 3 सेकंड का होता है। इस तरीके से एक ब्रीथिंग या एक बार ब्रीथ करते हैं तो 5 सेकंड का टाइम लगता है। इस तरीके से अपन बात करें तो 1 मिनट के अंदर अपन 11 से 12 बार ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार में अपन कितनी एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, 500 ml। तो यहाँ पर
6000 ml के आसपास अपन 1 मिनट के अंदर जो है वो एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो जो इनहेलेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस होती है। इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यानी पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, जो बाहर साइड में पाई जाती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, और जो अंदर की तरफ पाई जाती है लंग्स की साइड में पाई जाती है वो इंटरनल होती है। जबकि एक्सटर्नल जो होती है वो हमारे अंदर जो लंग्स हैं उनमें इंस्पिरेशन में काम में आती हैं, और जो इंटरनल है वो एक्सपायरेशन में काम में आती है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स होगी, रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम की मसल्स हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के अंदर पाई जाने वाली मसल्स हैं। जबकि एक्सेलेशन में देखें तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव कैसे है, जैसे कि यहाँ पर जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट होगा, और फ्लैट होगा तो यहाँ पर इंस्पिरेशन होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इंस्पिरेशन तो एक्टिव प्रोसेस हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल्स अगर रिलैक्स होगी तो ये डोम्ड शेप्ड हो जाएगी। ठीक है, डोम शेप में होगी तो यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर CO2 का एक्सहेल किया जाता है, बट अगर अपन फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर एक्टिव प्रोसेस होती है। यानी कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होगी, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये अंदर की साइड में मूव होगी, और अंदर की साइड में मूव होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसलिए फोर्सफुल ब्रीथिंग को अपन एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर अपन फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप की मसल्स काम में होती है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो नॉर्मली जो ब्रीदिंग है उसके अंदर ही काम करती हैं। लेकिन अगर अपन फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें तो वो एक्टिव प्रोसेस किस तरीके से है कि जो यहाँ पर एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, ठीक है, वो मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरीके से डायफ्राम को इनसाइड में मूव करेगी, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, अंदर वाली मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब इनसाइड मूव करती है, जबकि ये इनसाइड मूव नहीं करती है। ये इंस्पिरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाहर की तरफ मूव करेगी, और जब रिलैक्स होगी तो अंदर की तरफ मूव करेगी। यानी कि रेडियल मसल्स प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाती है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ मूव करती हैं, और रिलैक्स होती हैं तब लंग्स को अंदर की तरफ या फिर जो पॉजिटिव प्रेशर है वो लंग्स के ऊपर डालती है। जबकि यहाँ पर एब्डोमिनल की मसल्स हैं, एब्डोमेन की मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर लंग्स को मूव करवाएगी अंदर की तरफ, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो भी लंग्स पे पॉजिटिव प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि टोटल मिला के अपन बात करें तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तब तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जब अपने स्तर पे रिलैक्स होती हैं तब उनको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करें कि ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो 75%, ठीक है, यानी 1/3 पार्ट जो है वो डायफ्राम करता है, डायफ्राम की मसल्स। ठीक है, जबकि 25% यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स रोल प्ले करती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, डीप एक्सेलेशन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर डालेगी, जो कि यहाँ पर बात करें अपन सिंगिंग करते टाइम, यानी अपन सिंगिंग करते हैं तो इस तरीके से मतलब स्वरों का उच्चारण करते हैं कि अपने को ज़्यादा टाइम के लिए है वो एक्सेलेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर डीप एक्सेलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो वुमेंस होती हैं उनमें प्रेगनेंसी के टाइम पर भी यहाँ पर जो है वो डीप एक्सेलेशन होता है उनके अंदर। अब बात करते हैं, जो बात की अपन ने कि एक नॉर्मल या फिर हेल्दी ऑर्गेनिज्म में 11 से 12 बार या फिर 12 से 15 टाइम पर मिनट के हिसाब से ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग के अंदर एक हो गया इंस्पिरेशन, एक हो गया एक्सपिरेशन। यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होगा इंस्पिरेशन में, और एक्सपायरेशन में हाई होगा, यानी जो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी प्रेशर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है लंग्स के अंदर, इंस्पिरेशन में क्या होता है ना कि लंग्स ऐसे बाहर की तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर होता है उनके अंदर, जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर से जो है वो एयर इनहेल कर ली जाती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है ना, बाहर की तरफ से लंग्स के ऊपर फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। डायफ्राम का शेप इंस्पिरेशन में फ्लैट हो जाता है और एक्सपिरेशन में डोम्ड शेप हो जाता है। ठीक है, अब है डिफ्यूजन, जो कि हमारा 5th पॉइंट है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है उसी चीज़ को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो गैसों का एक्सचेंज डिपेंड करता है, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो पार्शियल प्रेशर पर, यानी कि एटमॉस्फेयर का
पार्शियल प्रेशर कितना है जिस गैस की अपन बात करें एक्सचेंज होने की, तो मोस्टली अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बाहरी एटमॉस्फेयर में यहाँ पर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही वो लंग्स के अंदर एंटर कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है लंग्स की अपेक्षा, फिर लंग्स के अंदर जो है वो बाहरी एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जबकि यहाँ पर अपन ने आर्टरी लेवल पर या फिर कैपिलरी लेवल पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और भी कम होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर वो ड्राइव करता है डिफ्यूजन को। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कि कैपिलरी लेवल पे या फिर बात करें टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होगा, फिर लंग्स लेवल पे और कम होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बाहरी एटमॉस्फेयर में और कम होगा। तो इस तरीके से गैस है वो मूव कर जाती है, जो कि अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को बोलते हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट बनता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर बात करते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एल्वियोलाई लेवल पे गैसों का एक्सचेंज होता है। एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर लंग्स के अंदर क्या होता है, कैपिलरी के अंदर ब्लड जा रहा है, मान लीजिए ये कैपिलरी का मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होगा पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पर टिश्यू और ब्लड लेवल पे, यानी कि ये कैपिलरी है, ये यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड है, तो यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के अंदर गैसों का डिफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से दो तरीके से या फिर बात करें तो दो स्तरों पर गैसों का एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है। पहला हो गया एल्वियोलाई लेवल, प्राइमरी बोलते हैं जिसको, फिर दूसरा हो गया ब्लड और टिश्यू के बीच में। फिर बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर की वैसे अपन ने बात कर ली, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए अपन ने बात की कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके की गैसें होती हैं, तीनों का मिला के यहाँ पर 760 के आसपास में पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, और इनके अंदर से 21% यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अपन निकालें 21%, तो वही यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यानी यहाँ पर 760 mmHg में से 21% निकालें अपन तो वो यहाँ पर 160 mmHg के आसपास आता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो टोटली जो है सबसे पहले मेनली बात करें तो जो डिफ्यूजन है वो पार्शियल प्रेशर पे या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। फिर सेकंड फैक्टर आते हैं कि जिनके बीच में हो रहा है, जैसे एल्वियोलाई और सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में, और सेकंड जो है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो ये मीडियम पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि अपन बात करें कि यहाँ पर इस वाली स्लाइड में बात करेंगे यहाँ पर फैक्टर दैट अफेक्ट डिफ्यूजन। ठीक है, यानी गैसों के एक्सचेंज है वो किस बेस पे डिपेंड करते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से अपन पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर बात करें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस तरीके से होता है। जो बाहरी एनवायरनमेंट है उसके अंदर यहाँ पर 160 के आसपास में O2 का जो है पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, और यहाँ पर एल्वियोलाई लेवल पे क्या होता है, 104 mmHg के आसपास होता है। पहले O2 का देख लेते हैं अपन। फिर बात करें यहाँ पर ब्लड के अंदर 95 के आसपास होता है और टिश्यू के अंदर 40 mmHg ही होता है, क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया जाता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर इस तरीके से गैस का जो O2 गैस है, ऑक्सीजन है, उसका पार्शियल प्रेशर होगा तो इस तरीके से मूव करेगी। और यहाँ पर जैसे 40 है यहाँ पर टिश्यू लेवल पे बात करें और यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में 95 है, तो ये यहाँ पर 45 की स्पीड से 45 mmHg की स्पीड से यहाँ पर डिफ्यूज होकर टिश्यू लेवल पे पहुँच जाता है। जबकि यहाँ टिश्यू लेवल पे तो इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पर एनर्जी बना ली जाती है। तो ये जो ग्रेडियंट है वो एनी टाइम यहाँ पे इस तरीके से ही बना हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट। जबकि यहाँ पर CO2 की बात करें अपन तो CO2 सेलुलर लेवल पे बात करें तो 45 mmHg होता है इसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 45 होता है, जबकि यहाँ पर एल्वियोलाई में बात करें तो 40 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर 5 mmHg की स्पीड से या फिर रेट से यहाँ पर इसका CO2 का एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा, और बाहरी एटमॉस्फेयर पे 0.03% होता है। तो यहाँ पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि CO2 का जो है वो ग्रेडियंट भी इसी तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो इस तरीके से ग्रेडियंट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से गैसों का मूवमेंट जो है बाहरी एटमॉस्फेयर से टिश्यू लेवल तक होता है। अब होता कैसे हैं उस पर बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिपेंड कैसे करता है कि किस रेट से डिफ्यूजन होना है, किस रेट से गैसों का एक्सचेंज होना है, वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर अपन ने एक फिक्स लॉ आता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम से इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कि जो गैसों का एक्सचेंज है वो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सब्सटेंस, जैसे कि O2 है या CO2 है। दूसरी बात मीडियम, यानी कि एयर है या फिर वाटर के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। तीसरी बात टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर लोअर होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन, एल्वियोलियर मेम्ब्रेन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ये ए वाला नेट वालों को ध्यान में रखना है, नीट वालों को ध्यान में नहीं रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर ही जो फिक्स लो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर फिक्स लो से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसको जो एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ए से डिनोट करते हैं, जबकि पार्शियल प्रेशर, यानी एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है और सर्कुलेटरी सिस्टम में उसी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो P1 - P2। ठीक है, फिर होता है पाथ लेंथ, यानी कि एल्वियोलाई और यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी है इसके बीच का जो पाथ लेंथ है उसको एल से डिनोट करते हैं, उसकी लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे फैक्टर्स। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो अपन ने बात की थी सब्सटेंस की, तो जो सब्सटेंस है या गैस है उसकी सोल्युबिलिटी भी यहाँ पर डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर पूछ ले अपने को कि मान लीजिए ये कि 10 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, 10 सेंटीग्रेड, इस पर सोल्युबिलिटी क्या होगी। तो सबसे कम सोल्युबिलिटी होती है यहाँ पर हीलियम की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसलिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सोल्युबिलिटी है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन से कम होती है। नॉर्मल पैरामीटर पर देख लीजिए कोई से पर भी। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफ्यूजिबिलिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो ज़्यादा होती है, लेकिन मीथेन गैस है उससे कम होती है। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर जो मीथेन गैस है अगर वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाए तो उसको मेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिजीज होता है ब्लू बेबी। ठीक है, वो हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। अगर मीथेन यहाँ पर हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया तो फिर ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की जो है सोल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। बस इतना सा याद रखना है। बाकी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर सोल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 से 25% ज़्यादा होती है। ये बात याद रखनी है। ये सोल्यूबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसकी बात भी अपन देख लेते हैं आगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं अपन फिक्स लो क्या होता है। फिक्स लो वही बात थी कि जो गैसों की जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो फिक्स लो पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फिक्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था Q = DA, यानी कि Q क्या है यहाँ पर रेट है रेस्पिरेशन का, एक्सचेंज का रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जबकि D है यहाँ पर अपन ने बात की थी जो सब्सटेंस है वो क्या है यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, और मीडियम क्या है वो यहाँ पर D से डिनोट करते हैं। जबकि A देखा था अपन ने यहाँ पर एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हो गया एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में, और पाथ लेंथ हो गई L। इसके ऊपर कोई भी जो गैस होती है वो किसी भी मीडियम में डिफ्यूज होती है वो फिक्स लो पे ही डिपेंड करती है, यानी कि ये सारे पैरामीटर उसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फिक्स लो का ओनली फॉर्मूला याद रखना है। अब बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि हमारा 7th पॉइंट है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखने के बाद में अपन बात करेंगे O2 डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व है, जहाँ से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसके अंदर ऑक्सीजन की बात करेंगे और फिर CO2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन जो इस लेक्चर का है वो यहाँ पर 6 वाले पॉइंट तक ही बात करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक बात करते हैं। जो गैसों का ट्रांसपोर्ट है इसका लेक्चर अपन अलग ही बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गैसों का डिफ्यूजन है उसके लेक्चर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे बात करें परफ्यूजन की, तो यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर के ग्रेडियंट पे अपन फ्लो की बात करेंगे, ब्लड फ्लो की। फिर यहाँ पर जो है इसके पैरामीटर्स ले लेंगे। O2 का अगर अधिक होगी तो किस तरीके से मूव करेगी, CO2 होगी तो H+ आयन या pH कैसे घटेगा बढ़ेगा। और फिर यहाँ पर अपन देख लेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन देखेंगे। यहाँ पर O2 के अंदर यहाँ पर हीमोग्लोबिन 3 टाइप का होता है, अडल्ट के अंदर अलग टाइप का होता है, फिटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर अलग का होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर फिर बात करेंगे अपन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो अलग अलग स्टेज है उनकी बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर O2 के ट्रांसपोर्ट के बाद में O2 का डिसोसिएशन जो कर्व है उससे क्वेश्चन बनते हैं,
जैसे कि यहाँ पर राइट शिफ्ट कब होता है, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है, बोहर इफेक्ट क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। छोड़ेंगे यहाँ पर कोई सा भी टॉपिक नहीं और शॉर्ट में कोई सा भी टॉपिक लेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो गैसों का ट्रांसपोर्ट है उसका लेक्चर अपन अलग ही बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा डिटेल से होने वाला है। जो ओवरव्यू है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जबकि आरबीसी का डायमीटर जो है आर्टरी में अलग होता है, वेंस के अंदर अलग होता है, वो क्यों होता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और CO2 की और O2 की बाइंडिंग साइट भी डिफरेंट होती है, वो कौन कौन सी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो साइट है वो सेम होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ब्लड बफर प्रोटीन होती है कि ब्लड के अंदर pH कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। और फिर जो एसिडोसिस और एल्केलोसिस आती है, यानी कि यहाँ पर वेंटिलाइजेशन हाइपो और हाइपर होने की वजह से ब्लड में H+ आयन किस तरीके से घट जाते हैं और किस तरीके से बढ़ जाते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट वाला लेक्चर 4 बनाएंगे अपन यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर L3 यानी कि लेक्चर 3 होने वाला है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये देखेंगे अपन लेक्चर 3 के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर 3 के अंदर गैसों के ट्रांसपोर्ट को लेकर के, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को लेके, और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन कर्व है, और जो इफेक्ट है हार्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।